हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये हमारा दूसरा लेक्चर है इस टॉपिक के ऊपर। इससे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उसके बारे में देख चुके हैं अभी इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें से हमें डील करना है। उसके बाद देखिए इसके प्रिलिमिनरी पार्ट का जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं इस शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट के बारे में। भाई ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है और 1930 है, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। जो इतना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 शॉर्ट टाइटल, ये एक्सटेंड अभी होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है। और उसके बाद इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है, जब ये कब इन्फोर्स में आया था, जब भी ये लागू हो गया था देश के ऊपर, वो है 1 जुलाई 1930 1930 1 जुलाई में हो गया था। फिर उसके बाद हमारा मेनली आज जो टॉपिक है ना, वो डील करेगा अभी डेफिनेशन सेक्शन 2 के सब क्लोज 7 तक, 1 से लेके 7 सब क्लोज तक उसके हम देखेंगे उसके अंदर क्या क्या बता रखा है। तो हम देखते हैं अभी कौन कौन सी डेफिनेशन हमें पढ़नी है आज। पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो बायर की। इसके अंदर देखिए जो बेयर एक्ट की रीडिंग करें तो उसके अंदर पता लगता है मीन ए पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय गुड्स। मतलब इसके अंदर ये छोटी सी डेफिनेशन दिख रही है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत वाइडर टर्म छुपी हुई है कि भाई एक पर्सन जो बाय करे, जो खरीद ले, अभी खड़े हैं कुछ ले लिया सामान तो बायर है, और एक जो खरीदने के लिए एग्री हो कि भाई कोई फ्यूचर गुड्स है, जो हम कोई और भी चीज़ हो सकती है कि फ्यूचर गुड्स है, या फिर बाद में के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन डिलीवरी कर लेते हैं कि पेमेंट बाद में देंगे, ऑर्डर पहले आ जाती है, या फिर हम कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं कि ऑर्डर आएगा तब हम पेमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें जो बायर्स होता है उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। इसके अंदर एक बहुत वाइडर टर्म है, मतलब कि मेनली इसके अंदर लिखा तो ये गया है पर्सन एग्री या बाय करे, मतलब या तो खरीदने के लिए तैयार हो जाए या खरीद ही ले। तो ये इसके अंदर बताया गया। इसके अंदर एक केस है, जो इम्पोर्टेंट केस है उसके बारे में बता देता हूँ। वो केस है भाई हेलबाय वर्सेस मैथेन। ये केस है 1985 का। इसके अंदर बताया गया, इंग्लिश केस है, इसके अंदर बताया गया था कि भाई इसके अंदर कहा गया था नो वन बाय और सेल विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट पार्ट लीगली ऑब्लिगेशंस। मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुए बिना कोई भी चीज़ बाइंग नहीं की जा सकती। इसके अंदर बोला गया था कि भाई अगर बाइंग हो रही है तो वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और उसके अंदर ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है कि भाई अगर मान लो बाइंग हो रही है तो जो बायर होगा वो जो इसकी ऑब्लिगेशन होगी कि भी वो अपनी कंसीडरेशन दे, या फिर जो उसका पार्ट है उसको परफॉर्म करे, और जो सेलर होगा वो उसकी ऑब्लिगेशन सी होगी कि भाई वो उसको जो गुड्स उसने डिमांड किया है या जिसके लिए उसने पेमेंट की वो उसको प्रोवाइड कर दे। तो ये मेनली इस केस के अंदर बताया गया था। तो आगे हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन और डिलीवरी की। तो डिलीवरी के बारे में जो बताया गया, मीन वॉलंटरीली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब कि वॉलंटरीली, तो इसके अंदर वॉलंटरीली के अंदर आ जाता है भी फ्री कंसेंट, जैसे कि उस बंदे की जिसने वॉलंटरीली ट्रांसफर किया उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो फ्री कंसेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं कि भी इसके अंदर आता है कि भी तो जो फ्री कंसेंट है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि भी क्या क्या नहीं होना चाहिए। पहली बात तो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, दूसरा उसके बाद मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तीसरा कोवर्जन नहीं होना चाहिए, चौथा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, पांचवा अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, छठा मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट की। पहले तो कुछ बता दिया प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन प्रोडक्ट निकल कुछ आए। जो 6 पॉइंट्स है ये फ्री कंसेंट के अंदर आते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक पॉइंट है भी पोजेशन, मतलब पोजेशन ट्रांसफर करना है कि मतलब कि पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि भाई दो पॉइंट्स होते हैं, ओनरशिप और एक पोजेशन। ओनर और पोजेशन देने में दोनों में फ़र्क होता है। अभी ओनर तो ओनरशिप तो उसी के पास होती है जो ओनर होता है। पोजेशन किसी के पास भी हो सकता है, जिसको ओनर बोल दे कि भाई ये पोजेशन रख सकता है तो उसको भी पोजेशन मिल जाता है। ये तो ओनरशिप एक पर्सन के पास होती है, लेकिन पोजेशन ओनर अपनी मर्जी से उसको दे सकता है। तो भाई मान लो कोई प्रोडक्ट है तो उसको आपको रिसीव करवाना है, तो ओनर, ये ज़रूरी नहीं कि ओनर ही रिसीव करे या फिर ओनर को ही डिलीवरी मिले, भाई वो अपनी तरफ से किसी और को भेज सकता है कि पोजेशन ले ले उस प्रोडक्ट का मेरे भी यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर पोजेशन का यूज़ किया गया है। नहीं तो ओनरशिप भी लिख सकते थे कि भाई ओनर को जाके प्रोवाइड करना, नहीं पोजेशन की भाई और कोई भी उसकी जगह पे ले सकता है। मान लो कोई शोरूम का मालिक है, भाई मालिक ने ऑर्डर किया उसको डिलीवरी होनी थी, लेकिन मालिक है ही नहीं, तो शोरूम में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी उसकी बिहाफ पे डिलीवरी ले लेता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये बताया गया। उसके बाद जो डिलीवरी होता है ना, डिलीवरी के ना 3 टाइप्स होते हैं। मतलब कि इसके बेयर एक्ट के अंदर तो नहीं बताया गया, लेकिन मैं बता देता हूँ कि भी 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप की डिलीवरीज होती हैं। उसको मैं एक करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भी 3 टाइप्स की डिलीवरी होती है। पहली होती है एक्चुअल डिलीवरी। जो एक्चुअल डिलीवरी होती है ना, एक्चुअल डिलीवरी, इसके अंदर ये होता है कि भाई हाथों हाथ हमने कुछ सामान खरीदा, मतलब हाथों हाथ कुछ सामान देखा, उसको खरीदा और वो हमें डिलीवर हो गया। ये हमारी वहीं की वहीं ट्रांजैक्शन हो जाती है। ये होती है हमारी पहले तरह की डिलीवरी। जो दूसरी तरह की जो हमारी डिलीवरी होती है ना, उसका नाम होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब ये होता है कि भाई जैसे कि हम ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि भाई हम उसके अंदर पहले ही पेमेंट कर देते हैं, भाई हमने उसको ऑनलाइन पहले ही पे कर दिया और फिर बाद में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। और इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, मतलब कि हम अपना पार्ट
कंप्लीट कर चुके हैं अपनी तरफ से, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और उसके बाद एक और तीसरे तरह की डिलीवरी कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक जो डिलीवरी होती है ना, उसके अंदर हमें है ना सिर्फ सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर हमें डायरेक्टली नहीं दी जाती। इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि मान लो जैसे कि आपके कोई दोस्त है, आपके दोस्त ने कहा कि आपके पास जो ये प्रोडक्ट है ये मेरे को ख़रीदना है, तो आप कहते हैं कि भाई मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ, आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके जो प्रोडक्ट है ये ले लीजिए और मेरे पास पैसे भेज दीजिएगा। तो उसके अंदर आपने खुद जाके उसको डील नहीं किया, लेकिन आपके बिहाफ पे उसने खुद जाके सामान ले लिया वहाँ से। या फिर एक ये हो सकता है कि भी मान लो शोरूम है, शोरूम के अंदर आपने कोई सामान लेना है, तो आपने बोला कि भाई मेरे पास सामान नहीं है, गोडाउन में रखा हुआ, तो आपने किसी और को भेज के बोल दिया कि भाई इसको गोडाउन से सामान उठवा देना और आपको पेमेंट मिल चुकी। तो उसके अंदर आप प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पे, लेकिन वो चीज़ की डिलीवरी हो गई थी। तो इसको कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी, मतलब कि आपके ना होते हुए एज ए सिंबॉलिक मीन्स में डिलीवरी हो जाती है, तो उसको कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। तो उसके बाद हम आते हैं हमारी जो तीसरी डेफिनेशन, उसके अंदर आते हैं कि भी डिलीवरेबल स्टेट, मतलब कि गुड्स आर सेड टू बी इन ए डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी टेक डिलीवर। मतलब इसके अंदर मेनली ये कहा गया है कि डिलीवरेबल स्टेट, इससे साफ पता चल जाता है कि भाई जो प्रोडक्ट है जिस टाइम पे वो फिक्स हुआ था कि भाई मेरे को पसंद है, बायर ने पसंद किया, तो उसी स्टेज में उसको वो डिलीवर होना चाहिए। एक शोरूम के अंदर एक बंदे ने जाके टीवी देखा और टीवी पसंद किया, उसकी ये जो स्पेसिफिकेशन थी वो चल रहा था, तो उसको जब वो बाद में डिलीवर हुआ ना, जब उसको पास वो डिलीवरी आई, तो बाद में पता चला कि वो चल ही नहीं रहा है। तो भाई बायर जो है वो चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बना था कि भाई जो प्रोडक्ट के लिए उसने पे किया वो बायर को वैसे का वैसा ही रिसीव हो। तो इसके अंदर डिलीवरेबल स्टेट को एक कहा गया कि जो डिलीवरी जिस टाइम उसको पसंद किया गया था ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसी स्टेज में वो उसको प्रोवाइड होना चाहिए, उसके पास आना चाहिए, उसको पोजीशन में आना चाहिए प्रोडक्ट। तो अगर वो उस पोजीशन में नहीं है तो ये इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा सेल्स ऑफ गुड्स के एक्ट के अंदर, उसको प्रॉपर उसी स्टेट में ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, ये बताया गया। उसके बाद जो हमारी चौथी डेफिनेशन है उसके अंदर आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स। मतलब इसके अंदर मेनली ये कहा गया है कि जी भी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, मतलब कि जो वो एक डॉक्यूमेंट होता है कि उसमें उसका टाइटल मिल जाता है उन गुड्स के ऊपर। तो इसके अंदर बहुत तरह की चीज़ें आती है, जैसे कि इंक्लूड ऑफ बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट, वॉरफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट से वारंटी और ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज ए प्रूफ हैव पोजेशन ऑफ द कंट्रोल गुड्स से और ऑथराइजिंग और पर्पज टू ऑथराइज आइदर बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी द पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफ़र और रिसीव गुड देयर बाय रिप्रेजेंटेटिव। तो मेनली इसके अंदर ये कहा गया है कि मतलब कि जो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इसके अंदर उसका है ना वो बंदा वहाँ से रिसीव कर सकता है, उसके पास टाइटल होता है उन गुड्स को रिसीव करने के लिए। तो मैं करके बता देता हूँ भी क्या होता है। जैसे बिल ऑफ लैडिंग होता है। बिल ऑफ लैडिंग मतलब कि जैसे कि जब आप शिप से आप सामान मंगा रहे हैं, जैसे कि आपका सामान चाइना से आपका सामान मुंबई आ रहा है, तो उसके अंदर आपको एक बिल मिलता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये आपका आ रहा है। तो जब वो प्रोडक्ट आ जाएगा तो आप ये रिसिप्ट दिखा के वहाँ से शिप से वो सामान ले सकते हैं। उसके बाद डॉक वारंट ये होता है कि मान लो जब आपने देखे हो डॉक यार्ड देखे होंगे, शिप यार्ड देखे होंगे, जहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स रखे होते हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है, उसका जो डॉक्यूमेंट है, उसको डॉक वारंट कहते हैं कि भाई आपका जब कंसाइनमेंट आ जाता है तो वो आपको डॉक वारंट दिखा के वहाँ से वो ले सकते हैं। उसके बाद वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट और ओवर फिंगर सर्टिफिकेट, मतलब कि ये दोनों एक ही होते हैं। इसके अंदर मेनली ये कहा जाता है कि जैसे कि जो बड़े बड़े जो कुरियर कंपनीज़ होती हैं इनके वेयर हाउस होते हैं, तो वहाँ पे है ना आपको एक वेयर हाउस में जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट भेजते हो तो उसके बाद है ना आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, अभी आपको बिल मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट है। तो उसके बाद अगर मान लो जो आपका जो डिलीवरी बॉय है उसको टाइम लग रहा है आने में, तो आप उनके जो इनके वेयर हाउस है ना वहाँ जाके उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं ये सर्टिफिकेट दिखाकर। और उसके बाद रेलवे रिसिप्ट, मान लो आपने सामान रेलवे से मंगाया तो उसके अंदर आपको रेलवे रिसिप्ट मिलती है और रिसिप्ट दिखाकर आप सामान ले सकते। उसके बाद वारंटी और ऑर्डर ऑफ डिलीवरी फॉर गुड्स। तो इसके अंदर मेनली ये कहा जाता है कि भाई जो डिलीवरी जो गुड्स है उसकी वारंटी या फिर उसको आप पोजीशन और किसी को दे देते हो कि भी मेरी जगह पे ये उस प्रोडक्ट को ले लेगा, इसके अंदर ये बताया गया। तो इन सभी के अंदर यही बताया गया भी जो डिलीवरी है उसके लिए जो टाइटल है वो आपके पास है, उसके बिहाफ पे आप वो ले सकते हो। और उसके बाद इसके अंदर मेनली जो डेफिनेशन उसके अंदर बताया गया कि एक ये एंडोर्स बताया गया कि मैं लेकिन या तो मैं खुद जाके पोजेसर या तो मैं खुद जाके लूँ या फिर मैं किसी और को भेज दूँ उसको एंडोर्स करने के लिए, भी जाके एंडोर्स कर ले और उसका पोजेसन ले लेगा मेरे बिहाफ पे। और उसके बाद जो हमारी क्लोज फिफ्थ की डेफिनेशन है उसके अंदर आता फॉल्ट के बारे में बताया गया कि भाई रॉन्गफुल एक्ट और डिफ़ॉल्ट, मतलब कि दोनों चीज़ें इन्होंने कवर कर ली। डिलीवरी करने वाला उसकी तरफ से कोई
फॉल्ट हुआ हो, यानी उसने कोई गलत काम किया हो, उसको भी फॉल्ट में ऐड कर लिया। और डिफ़ॉल्ट मतलब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कोई परेशानी हो वो भी उसके अंदर इंक्लूड कर ली गई कि भाई डिफ़ॉल्ट हो प्रोडक्ट के अंदर, तो वो चीज़ें भी कवर कर ली फॉल्ट के अंदर, डेफिनेशन के अंदर। और उसके बाद फ्यूचर गुड्स के नाम से पता चलता है, जो 6 क्लोज के अंदर बताएगी, इसके अंदर मेनली हमें जो सेलर जो डील की है, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसकी जो रिसीव होगा ना, वो उसको फ्यूचर में रिसीव होगा। मतलब कि मान लीजिए जैसे कि आप शोरूम में जाते हो और गाड़ी का ऑर्डर देते हो, तो वो जो ऑर्डर होता है वो कहते हैं आपको भी 1 महीने बाद लेना, 10 दिन बाद लेना, 15 दिन बाद लेना। तो ये फ्यूचर गुड्स है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट तो भी कर लिया, आपने उसकी जो एक फ़ीस होती है, जो गाड़ी की जो बुकिंग जो फ़ीस होती है वो आपने दे दी, और आपको रिसीव होगी फ्यूचर में। इसको कहते हैं फ्यूचर गुड्स। और जैसे कि मान लो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी ये चीज़ें मेरे को चाहिए, वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उन चीज़ों को बना के आपको प्रोवाइड करता है। जो 7 क्लोजेस के अंदर बताया गया गुड्स को स्पेसिफाई किया गया, मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू शेवर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब इसके अंदर मेनली बताया गया भी गुड्स होती क्या है। जो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स होती है। उसके बाद जो एक्शनेबल क्लेम होता है और जो मनी होती है वो गुड्स नहीं होती। मतलब मनी का तो साफ बात है भाई, हमने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने कोई सेल किया, फिर जो किया, तो उसके बदले ये थोड़ी ना कि भाई मनी लेके मनी दे रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है, इनको गुड्स नहीं माना जाता। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये होता है कि मान लो आप किसी पे केस करने की पावर आपके पास, मान लो आपको किसी से पैसे लेने थे और आपको उसके पे केस करना था, तो आपका एक्शनेबल क्लेम उसके ऊपर कि आप उसको केस कर सकते हो। तो आपका जो एक्शनेबल क्लेम है ना, इसको भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ये भी इसके अंदर कवर नहीं होता। उसके अलावा जो स्टॉक एंड शेयर, जो कंपनी के शेयर्स और स्टॉक होते हैं वो भी गुड्स होते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो पैदा हो रही क्रॉप्स वो भी गुड्स होते हैं। ग्रास भी गुड्स होती है। अनदर थिंग अटैच और फार्मिंग पार्ट, मतलब कि जो खेती से जुड़ा हुआ जो पार्ट्स होता है, जो वहाँ पर जो जुड़ा हुआ चीज़ें होती है ना, वो भी गुड्स में इंक्लूड की जाती है। तो ये गुड्स हैं। और उसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ कि भी गुड्स के अंदर क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं भी गुड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें और आती हैं। जैसे कि देखिए, गुड्स के अंदर सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है। मेटल एंड स्टोन भी आ जाता है गुड्स के अंदर। उसके अलावा स्टॉक एंड शेयर्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा ग्रोइंग क्रॉप्स भी आ जाती है। उसके अलावा ग्रास भी आती है। अटैच्ड जो फॉर्मिंग लैंड, उससे अटैच चीज़ें भी आ जाता है। इसके अंदर है ना डिबेंचर भी आते हैं। जो डिबेंचर अलॉट हो चुके हैं ना वो भी आते हैं। अनअलॉटेड डिबेंचर्स नहीं आते, जो अभी तक अलॉट नहीं है ना वो गुड्स नहीं होते, लेकिन डिबेंचर अलॉटेड जो डिबेंचर्स होते हैं ना वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो जो चीज़ें गुड्स नहीं होती उनको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी गुड नहीं होती। इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है गुड्स नहीं होती। उसके अलावा जो एक्शनेबल क्लेम है वो भी गुड्स नहीं होता। मनी भी गुड्स नहीं होती। राइट टू क्लेम प्राइस, मतलब जो प्राइस को क्लेम करने का जो राइट होता है ना वो भी गुड्स नहीं होता। और जो सर्विस होती है वो भी गुड्स नहीं होती है। डिबेंचर जो अलॉट नहीं हुए हैं अभी तक वो भी गुड्स नहीं होती। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। और आने वाली जो वीडियो होगी ना उसके अंदर हम जो गुड्स है ना उसको स्पेसिफाई तरीके से एकदम मेंस के आंसर के हिसाब से, या फिर आपको जो अगर क्वेश्चन में लिखना पड़े तो उसके हिसाब से हम उसको प्रिपेयर करके आपको बताएंगे। हर एक चीज़ के साथ केस लो भी देंगे कि भाई ये जो गुड्स है ये गुड क्यों है या फिर ये गुड क्यों नहीं। उसके साथ केस लो भी बताएं कि इस केस लो में बताया गया है कि इसलिए गुड्स है और इसलिए गुड्स नहीं है। उसके अलावा पॉइंट्स है जिनको गुड्स में इंक्लूड किया जाता है वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आज हमारा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। इसके अंदर ऐसे ही हम पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को कंप्लीट करेंगे और जो टॉपिक्स हैं जो रहते हैं उनको हम धीरे धीरे करके स्टेप वाइज लेते आते रहेंगे इस सीरीज़ के अंदर। थैंक यू सो मच।